उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कितना वक्त लगेगा? कर्नल कोस्टा ने कहा, जनाब, हमें खसूसी हेलीकॉप्टर में थ्यूना में कर्नल डेविड के उकबी तरफ से जाना होगा और फिर काफ़ी पीछे हेलीकॉप्टर से उतरकर पैदल सफ़र करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए वहां पहुंचने में 4 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। स्मिथ ने जवाब दिया, ठीक है, जब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाए तो तुम मेरे लिए हेलीकॉप्टर भिजवा देना, मैं वहां पहुंचकर कमान संभाल लूँगा। कर्नल कोस्टा ने कहा, यस सर, मैं तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लूँ, आप आराम करें। स्मिथ ने उठते हुए कहा तो कर्नल कोस्टा ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। इमरान अपने साथियों समेत थ्यूना के एक रिहायशी कॉलोनी में मौजूद था। उन्होंने थ्यूना में ब्लैक फाइटर्स के सेंटर पर रेड करके मौजूदा तमाम अफराद का खात्मा कर दिया था, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि कर्नल कोस्टा जली हुई हड्डियां लेकर पहले ही तिले ऐब जा चुका है और वो सेंटर को तबाह करके वापस आ गए। रास्ते में इमरान ने चार्ल्स के जरिए ये कोठी हासिल की थी। अब वो यहाँ मौजूद थे। इमरान साहब, लगता है कि इस बार हमारे सितारे गर्दिश में हैं। अचानक सफ्दर ने कहा, सितारे तो उन्हें अलबत्ता सियारे गर्दिश में हैं और सियारे वैसे हमेशा गर्दिश में ही रहते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार इसराइल में होने के बावजूद हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हम वाकई ही इसराइल में हैं। ना ही अब तक कर्नल डेविड से टकरा हुआ और ना ही ब्लैक फाइटर्स के कर्नल कोस्टा और ना ही मिशन की तरफ कोई पेशकदमी हो सकी। सफदर ने तज्जिया करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि अगर कर्नल डेविड और कर्नल कोस्टा से टकराव हो जाता तो हमारे सितारों की गर्दिश थम जाती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त होती। सफदर ने कहा, अब जबकि हमें मालूम हो चुका है कि वो लेबॉर्ट्री जिसमें पाकिस्तानी फार्मूला मौजूद है इस जंगल के अंदर है, तो अब वहाँ क्यों नहीं जा रहे तुम? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी फल पके नहीं हैं और बुजुर्ग कहते हैं कि कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, अलबत्ता सब्र का फल मीठा होता है। इमरान ने कहा, क्या मतलब? ये क्या पागलों वाली बातें शुरू कर देते हो? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जब इससे कोई जवाब नहीं बनता तो फिर ये ऐसी ही आम की बातें करता रहता है। खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। मेरा मतलब था कि जंगल में जो फल मौजूद हैं और जिन्हें खाने के लिए तुम बेताब हो वो अभी कच्चे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कच्चे हैं? क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर वो कच्चे ना होते तो कर्नल डेविड वहाँ उनके पकने का इंतजार ना कर रहा होता। इमरान ने कहा तो सब भी इख्तियार चौंक पड़े। ओह, तो कर्नल डेविड वहां मौजूद है, आपको कैसे मालूम हुआ? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने चार्ल्स से कहा था कि वो GP5 के आदमियों पर नजर रखे, क्योंकि इस बार वो सामने नहीं आ रहे। जब ये कोठी हासिल करने के लिए मैंने चार्ल्स को फ़ोन किया तो उसने बताया कि कर्नल डेविड अपने तमाम साथियों समेत थ्यूना के जंगल के करीब पहाड़ी इलाके में शिफ्ट हो गया है और अब उसके सेंटर में सिर्फ एक आदमी रह गया। और ये बात इसलिए दुरुस्त मालूम होती है कि चार्ल्स ने पहले ही बताया था कि GP5 के थ्यूना सेंटर का इंचार्ज कैप्टन ऑस्टन इस लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर लाडना का दोस्त है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ओह इमरान साहब, अब मुझे याद आया है कि आपने चार्ल्स से कहा था कि वो लाडना को यहाँ बुलवाए, फिर इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई? सफदर ने चौंकते हुए कहा, इसने हंगामी हालात की वजह से आने से इनकार कर दिया था। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो तुम इसलिए खामोश बैठे हो कि वहाँ कर्नल डेविड और GP5 के आदमी मौजूद हैं, लेकिन क्या वो फार्मूला यहाँ खुद ब खुद चल कर आएगा? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, फार्मूला अगर किसी खातून का नाम होता तो यकीनन ऐसा ही होता। आखिर यहाँ प्रिंस चार्मिंग मौजूद है, इसलिए मिस फार्मूला यहाँ सर के बल चल कर आती। इमरान ने कहा तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। प्रिंस चार्मिंग, शक्ल देखी है कभी अपनी? जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा, अरे मैं तनवीर की बात कर रहा हूँ, मैं तो रोज़ाना आईना देखता हूँ। इमरान ने कहा तो कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। इमरान साहब, आपको किसी की कॉल का इंतज़ार है जो आप यहाँ जमे हुए हैं? चंद लम्हों बाद सफदर ने कहा, चार्ल्स कर्नल डेविड और उसके आदमियों की लोकेशन चेक कर रहा है, तफसीलात मिलते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा, चार्ल्स को कैसे मालूम हो जाएगा? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये इसराइल है और यहाँ यहूदी रहते हैं और यहूदियों के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि दौलत उनके लिए खुलजा सिम का काम करती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? वो जंगल के गिर्द होंगे, हम वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उनका खात्मा करके जंगल में दाखिल हो जाते हैं। तनवीर ने कहा,
लेकिन बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने के लिए हमें वहां जाना होगा और उन्होंने हमें रास्ते में ही चेक करते ही हलाक करने के इंतजामात कर रखे होंगे, इमरान ने कहा। और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती तो फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। चार्ल्स बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल। उसी तरफ से चार्ल्स की आवाज़ सुनाई थी। लाउडर का बटन चूंकि पहले ही प्रेस था इसलिए सब साथी सुन रहे थे। यस, क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, कर्नल डेविड और उसके 20 साथी जंगल के चारों तरफ बड़ी चट्टानों में छुपे हुए हैं। कर्नल डेविड खुद एक गार में है और वहां उन्होंने ऐसी मशीनरी नस्ब कर रखी है कि जंगल के चारों तरफ तकरीबन 100 गज के फासले तक वो हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वहां सुपर मिसाइल गनें भी नस्ब कर रखी हैं, चार्ल्स ने कहा। यह तफसील कैसे मालूम हुई, इमरान ने कहा। $1 लाख खर्च करने पड़े हैं मुझे और GP5 के एक आदमी ने ट्रांसमीटर पर तफसील बता दी, चार्ल्स ने कहा। ब्लैक फाइटर्स के बारे में क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। सेंटर में सिर्फ एक आदमी मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा क्या लॉर्डना से मालूम हो सकता है कि उन्होंने जंगल में किस टाइप की मशीनरी नस्ब कर रखी है, इमरान ने कहा। मैंने कोशिश की थी लेकिन लॉर्डना ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ से कहा गया, इस लेबॉर्ट्री का फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा। सैटेलाइट फ़ोन है, नंबर मैं बता देता हूँ, चार्ल्स ने कहा। और उसके साथ ही उसने नंबर बता दिया। इस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज का क्या नाम है, इमरान ने पूछा। मालूम नहीं जनाब, सिर्फ लॉर्डना ही सामने आया है, चार्ल्स ने कहा। अगर आप कहें तो ये तिले ऐब में ब्लैक फाइटर्स के हेडक्वार्टर से मालूमात हासिल करूं, चार्ल्स ने कहा। क्या वहाँ तुम्हारा कोई ख़ास आदमी है, इमरान ने चौंक कर पूछा। यस सर, यहाँ दौलत की पूछा की जाती है, दूसरी तरफ से चार्ल्स ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मुआवजे की फिक्र मत करो, मुआवजा डबल मिलेगा, लेकिन मालूमात हतमी होनी चाहिए, इमरान ने कहा। मैं 1 घंटे बाद आपको दोबारा कॉल करूँगा, चार्ल्स ने कहा। जेम्स की वजह से तुम भी उनकी नज़र में आ गए हो, इसलिए तुम्हें खुद भी मोहतात रहना चाहिए, इमरान ने कहा। मैंने तमाम इंतजामात कर रखे हैं जनाब। चार्ल्स गुज़िश्ता 1 हफ्ते से एक्रीमिया गया हुआ है और उसकी वापसी 2 माह बाद होगी, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, क्या आप अब लेबॉर्ट्री इंचार्ज को फ़ोन करेंगे, सफ्तर ने कहा। नहीं, इस तरह उन्हें हमारा क्ल्यू मिल जाएगा और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें कोई साइंसी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आम अंदाज में हम इस लेबॉर्ट्री तक पहुंच ही नहीं सकते, कैप्टन शकील ने कहा। GP5 का कर्नल डेविड तो इफरादी कुव्वत पर इन्हासार करने का आदी है, लेकिन ब्लैक फाइटर्स इफरादी कुव्वत के साथ साथ जदीद साइंसी मशीनरी भी इस्तेमाल करती है। इसलिए इसके बारे में मालूम हो जाए कि क्या वो जली हुई हड्डियाँ हासिल करके मुतमईन हो गई है या नहीं, फिर इस बारे में कोई प्लानिंग बनाएंगे, इमरान ने कहा। तो सबने अस्बात में सर हिला दिए और फिर 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। चार्ल्स बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से चार्ल्स की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, ब्लैक फाइटर्स हेडक्वार्टर से इंतहाई अहम रिपोर्ट मिली है कि कर्नल गॉस्टा जली हुई हड्डियां लेकर प्रेसिडेंट हाउस गए। इन हड्डियों का लेबॉर्ट्री मुआयना भी करवाया गया, जिससे ये साबित हो गई कि ये हड्डियां इंसानी हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। और अभी कर्नल गॉस्टा प्रेसिडेंट हाउस में ही थे कि हेडक्वार्टर इंचार्ज को यहाँ थ्यूना में ब्लैक फाइटर्स के सेंटर की तबाही की इत्तला मिली, तो उसने बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस कॉल करके रिपोर्ट दे दी, जो सदर साहब ने भी सुनी। और इस तरह ये बात तय हो गई कि ये हड्डियाँ पाकिस्तानी एजेंटों की नहीं हैं, जिस पर कर्नल गॉस्टा बेहद शर्मिंदा हुए और वापस आकर उन्होंने हेडक्वार्टर इंचार्ज को सख्त डांटा। बहरहाल अब ये प्लानिंग की गई है कि वो थ्यूना की पहाड़ियों के उकबी तरफ जाकर मोर्चाबंदी करेंगे और वहाँ ब्लून व्यू को एडजस्ट किया जाएगा, जिससे थ्यूना जंगल और इसके चारों अतराफ को वसी रेंज में चेक किया जाएगा। इसके साथ ही हॉस्टम रेज भी एडजस्ट की जाएंगी और फिर जैसे ही कोई पाकिस्तानी एजेंट जंगल के करीब किसी तरफ से पहुंचेगा तो पूरे एरिए पर कॉस्टम रेस फायर कर दी जाएगी और GP5 समेत इस रेंज में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो जाएंगे। फिर पाकिस्तानी एजेंटों को वहां से उठाकर थ्यूना सब सेंटर में ले जाया जाएगा और वहां उन्हें हलाक करके उनकी लाशें तिले ऐब ले जाएंगी।
چارلز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں یا ابھی ہونے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ انتظامات مکمل ہو جائیں گے، پھر کرنل کوسٹا یہاں پہنچ جائے گا، چارلز نے کہا۔ GP5 کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ تمام کارروائی ان سے خفیہ رکھی جا رہی ہے تاکہ کریڈٹ بلیک فائٹرز حاصل کر لیں، چارلز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب تمام صورتحال واضح ہو گئی، اب ہمیں اپنی پلاننگ کرنا ہوگی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ صورتحال تو بے حد پیچیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو دونوں ایجنسیوں سے بچ کر جنگل میں جانا اور جنگل میں موجود دونوں ایجنسیوں کے حفاظتی انتظامات سے بچنا، اور پھر اس لیبارٹری میں داخل ہو کر وہاں سے فارمولہ حاصل کرنا اور وہاں سے باخیریت واپس آنا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ سفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا، تنویر نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تجویز ہے تمہارے ذہن میں؟ کھل کر بتاؤ، عمران نے کہا۔ اگر تم میری تجویز پر عمل کرو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم مشن مکمل کر لیں گے، تنویر نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، عمران نے کہا۔ پہاڑیوں کے اوپری طرف سے ہم اوپر چڑھیں گے تو ہمارا پہلا ٹکراؤ بلیک فائٹر سے ہوگا، ہم ان کا خاتمہ کر کے پھر نیچے جنگل کی طرف جائیں گے، وہاں ہمارا دوسرا ٹکراؤ GP5 سے ہوگا اور ان کا خاتمہ کر کے ہم جنگل میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر ہم وہاں موجود حفاظتی انتظامات زیرو کر کے لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے، تنویر نے کہا۔ تمہاری تجویز درست ہے، لیکن اس میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا پہلا ٹکراؤ بلیک فائٹر سے ہوگا تو وہ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے خاتمے کے لیے فائرنگ کی جائے گی، جس سے GP5 ہوشیار ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، تنویر کی تجویز پر ایک اور انداز میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ ہم 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ سامنے کی طرف سے جنگل میں جائے تاکہ GP5 اور بلیک فائٹرز دونوں کی توجہ ان کی طرف رہے، جبکہ دوسرا گروپ اوپری طرف سے اوپر جائے اور وہاں ایسی گیس فائر کی جائے جس سے تمام افراد بے ہوش ہو جائیں، اور پھر دونوں گروپ اکٹھے ہو کر جنگل میں داخل ہو جائیں، سفدر نے کہا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ GP5 کے آدمی جنگل کی چاروں طرف موجود ہیں؟ اتنی وسیع رینج میں بے ہوش کر دینے والی گیس کارآمد نہیں ہوتی، اس لیے 3 افراد میں موجود GP5 کے آدمی اکٹھے ہو کر ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے، اور ایک بات اور کہ بلیک فائٹرز لازماً اپنے عقب کا بھی خیال رکھے گی کیونکہ وہ تربیت یافتہ افراد ہیں، عمران نے کہا۔ تمہاری بات بھی درست ہے، مگر پھر، جولیا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہاڑی علاقے سے واقف کسی آدمی کو بطور گائیڈ ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم براہ راست پہاڑیوں کی چوٹی یا جنگل تک پہنچ جائیں، صالحہ نے کہا۔ نہیں، اتنا طویل ٹریک نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نیچے سے اوپر چوٹی تک یا جنگل تک پہنچا دے، عمران نے کہا۔ تو یہاں بیٹھے باتیں ہی کرتے رہو گے یا کچھ آگے بھی بڑھو گے؟ تنویر نے غصے لہجے میں کہا۔ تنویر کی تجویز اس حد تک درست ہے کہ ہم براہ راست ایکشن کرنا ہوگا، لیکن اس میں کچھ ترامیم کرنا پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھیونا میں کسی ملٹری چھاونی کا پتہ لگانا ہوگا، وہاں سے فوجی ہیلی کاپٹر اور یونیفارمز حاصل کر کے ان پہاڑیوں پر پہنچ جائیں۔ لامحالہ فوجی ہیلی کاپٹر کی وجہ سے ہمیں فوری طور پر فضا میں تباہ نہیں کیا جا سکے گا، اور پھر ہم وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے نیچے اتر جائیں گے۔ اس طرح جنگل کے اطراف میں موجود GP5 کے آدمی چکنا نہیں ہوں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ کرنل ڈیوڈ نے فوجی ہیلی کاپٹر کو نیچے اترنے کی اجازت دی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، فوجی ہیلی کاپٹر حاصل کرتے ہی ہمیں ایئر فورس سے چیک کر لیا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ گن شپ ہیلی کاپٹر یا بمبار طیاروں کو پورا اسکواڈ ہی فضا میں بھیج دیا جائے، اور پھر آپ نے خود کہا ہے کہ اتنی وسیع رینج میں بے ہوش کر دینے والی گیس نہیں ہو سکتی، سفدر نے کہا۔ میں تو تنویر کی تجویز کو کھینچ تان کر مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اگر تم خود تنویر کی تجویز کو درست نہیں مانتے تو کیا ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک حل ہے اس کا، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ کیا؟ چلو تم بتا دو، شاید تم میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤ، عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران صاحب، لیبارٹری کا کوئی نہ کوئی راستہ جنگل سے باہر ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام مشینری اس گھنے جنگل کے اندر سے لیبارٹری میں لے جائی گئی ہو، اس لیے لازماً باہر سے کوئی راستہ ضرور ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ راستہ جنگل کے قریب ہی ہوگا، دور نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ تو پھر، کیپٹن شکیل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی الجھتے جائیں گے، اسلحہ لے کر چل پڑو،
फिर जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने कहा। लेकिन बगैर सोचे समझे हम वहां जाकर हलाक तो हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते, सफदर ने कहा। एक पहलू ऐसा है जिस पर अभी तक गौर नहीं किया गया, अचानक इमरान ने कहा। वो क्या? सबने चौंक कर पूछा। ज़रूरी नहीं कि हम पहाड़ी इलाके की तरफ से जंगल में दाखिल हों। जंगल खासा बड़ा और घना है। हम मुखालिफ सिमत से जंगल के अंदर दाखिल हो सकते हैं और वहाँ GP5 के चंद अफराद ही होंगे जिन्हें काबू किया जा सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन वहाँ जो बैलून व्यू रेस फायर की जा रही होंगी उनका क्या होगा? सफदर ने कहा। बैलून व्यू रेस को कवर किया जा सकता है, इमरान ने कहा। वो किस तरह? सबने एक आवाज़ होकर कहा। ब्लू व्यू रेस स्याह रंग को चेक नहीं कर सकती, इसलिए अगर हम स्याह लिबास पहन लें और चेहरे पर स्याह नकाब चढ़ा दें और हाथों पर स्याह दस्ताने तो हम ब्लू व्यू रेस से बच सकते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, आपको कर्नल डेविड की ज़ाती फ्रीक्वेंसी का इल्म होगा। अगर कर्नल डेविड को ब्लैक फाइटर्स के बारे में बता दिया जाए तो लाजमन वो आपस में उलझ जाएंगे और इस तरह हमारे दाखिले का स्कोप बन जाएगा, सफदर ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉल वहाँ पहुँच कर करनी चाहिए ताकि उनके उलझने से हमें फ़ौरन फ़ायदा उठा सकें, इमरान ने कहा। मगर जंगल में जो आलात नस्ब हैं उनका क्या होगा? सफदर ने कहा। ऐसे इंतज़ामात को ऑफ करने के लिए टॉप TR मशीन इस्तेमाल करना होगी और वो तिले ऐप से ही मिल सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि जंगल के अंदर लेबॉर्ट्री का रास्ता कैसे मालूम होगा, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि लॉर्डना को कॉल किया जाए, उसे भारी रकम का लालच दिया जाए तो हो सकता है कि वो हमसे ताउन करने पर आमादा हो जाए, सफदर ने कहा। लॉर्डना का थ्यूना में कोई ना कोई दोस्त होगा, अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नताइज निकल सकते हैं, जूलिया ने कहा और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह वेरी गुड, ये वाकई ही बेहतरीन तजवीज़ है। चार्ल्स से इस बारे में बात की जा सकती है। इमरान ने तो जूलिया का चेहरा खिल उठा। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मखसूस कोड दोहराने पर उसका राब्ता चार्ल्स से हो गया। माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस मिस्टर माइकल, चार्ल्स अटेंडिंग यू। दूसरी तरफ से चार्ल्स की आवाज़ सुनाई दी। चार्ल्स, क्या तुम मालूम कर सकते हो कि लाडना का कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ थ्यूना में रहता हो? उसके बारे में तफसीलात चाहिए, इमरान ने कहा। मालूम क्या करना है? मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि उसकी बिजनेस ट्रेड सेंटर में प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाली मिस सार्कनी से कोर्टशिप चल रही है। वो अक्सर क्लबों में इकट्ठे नजर आते हैं, चार्ल्स ने जवाब दिया। ये मिस सार्कनी कहाँ रहती है? इमरान ने कहा तो चार्ल्स ने एक रिहायशी प्लाजा का एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके लिए कोई और फ़ोन इस्तेमाल करना होगा क्योंकि लाजिमन वहाँ फ़ोन चेकिंग कंप्यूटर मौजूद होगा, इसलिए हमें फ़ोन बोर्ड से बात करना होगी, इमरान ने कहा। आप जूलिया और सालिया को साथ ले जाएं, सफदर ने कहा। ठीक है चलो, इमरान ने उठते हुए कहा तो जूलिया और सालिया दोनों उठकर खड़ी हो गई। लॉर्डना लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो इस लेबॉर्ट्री का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और लेबॉर्ट्री में ही इसका ऑफिस था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, लॉर्डना ने कहा। जॉय बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा क्योंकि जॉय साइंसी हिफाजती इंतजामात का इंचार्ज था। क्या हुआ, कोई ख़ास बात? लॉर्डना ने चौंक कर पूछा। बॉस, पहाड़ी की चोटी पर रुकवी तरफ हेलीकॉप्टर्स में कुछ अफराद पहुंचे हैं और ये सब 4 हेलीकॉप्टर्स पर पहाड़ी की उकवी तरफ उतरे और फिर हेलीकॉप्टर वापस चले गए, जबकि ये लोग चोटी और पहाड़ी की उकवी तरफ फैल गए हैं। उन्होंने चोटी पर बैलून व्यू मशीन नस्ब कर दी है और उसके साथ साथ मजीद मशीनरी भी नस्ब की जा रही है, जॉय ने कहा। क्या GP5 को इसका इल्म है? लॉर्डना ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, ये काम इनसे खुफिया किया जा रहा है, जॉय ने पूछा। ठीक है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम जंगल की अंदरूनी चेकिंग पर तवज्जो दो, लॉर्डना ने कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्डना ने रिसीवर रख दिया। इन एजेंटों के खिलाफ इस अंदाज में एक्शन कर रहे हैं जैसे चंद अफराद की बजाय यहाँ पूरी फौज आ रही हो, लॉर्डना ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। लॉर्डना ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्डना ने कहा। मार्श बोल रहा हूँ बॉस, आपकी कॉल है थ्यूना से, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। किसकी कॉल है? लॉर्डना ने चौंक कर पूछा।
मिस सार्कनी की जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया तो लाडना भी इख्तियार उछल पड़ा। सार्कनी की? क्या तुमने इसका नंबर चेक किया है? लाडना ने कहा। यस सर, उनके फ्लैट से कॉल की जा रही है, मॉर्श ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, कराओ बात, लाडना ने कहा। हेलो, सार्कनी बोल रही हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सार्कनी की आवाज़ सुनाई दी। लाडना बोल रहा हूँ, क्या बात है, क्यों कॉल की है? लाडना ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसने खसूसी तौर पर उससे मना किया था कि वो यहाँ कॉल ना करे। लाडना, मैंने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है और मैं ये हफ्ता तुम्हारे पास गुजारना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से सार्कनी ने कहा। क्यों ली है छुट्टी? लाडना ने चौंक कर पूछा। बस मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे पास आने के लिए। मेरी छुट्टियां ड्यू थी, इसलिए मैंने ले ली, सार्कनी ने लाड भरे लहजे में कहा। लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी नाफिस है, लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दिया गया है, ना मैं बाहर जा सकता हूँ और ना तुम अंदर आ सकती हो, लाडना ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि लाडना की लेबॉर्ट्री की खुफिया रास्ते भी मौजूद हैं। तुम कोई खुफिया रास्ता खोल दो, मैं खामोशी से अंदर आ जाऊंगी और फिर 1 हफ्ता गुजार कर इसी रास्ते वापस चली जाऊंगी। अगर तुमने इनकार किया तो फिर मैं जेफ के पास चली जाऊंगी, सार्कनी ने कहा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लाडना ने गुस्सेले लहजे में कहा। मैं कब ऐसा चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन अब तुम इनकार कर रहे हो तो फिर खुद बताओ कि मैं 1 हफ्ता यहाँ फ्लैट पर पड़े पड़े गुजारूं, सार्कनी ने तेज लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम बेहद जिद्दी हो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि जंगल के शुमाल में 400 गज दूर जो पुराना मुअब्बिद है वहां पहुंच जाओ, तुम्हें रास्ता खुला मिलेगा। तुम्हें मालूम तो है कि किस तरह बाहर से रास्ता खोला जाता है, लाडना ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, पहले भी तो इसी रास्ते में लेबॉर्ट्री में आती रही हूँ, सार्कनी ने कहा तो लाडना के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना तुमने अकेले आना है और इस बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, लाडना ने कहा। मैं समझती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, अब शाम होने वाली है, मैं रात को 8 बजे पहुँच जाऊँगी, सार्कनी ने कहा। ठीक है, लाडना ने कहा और रस्सी रख कर उसने एक तवील सांस लिया। जिद्दी औरत है, अगर मैं इनकार कर देता तो वाकई जेफ के पास चली जाती और फिर मुझे इन दोनों को गोली मारना पड़ती, लाडना ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डॉर्क बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से ऑपरेशन रूम इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। डॉर्क, लाडना बोल रहा हूँ, रात 8 बजे स्पेशल वे नंबर 3 को अंदर से खोल देना, मेरी फ्रेंड सार्कनी 1 हफ्ते के लिए आ रही है, लाडना ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो लाडना ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। कर्नल डेविड एक बड़ी सी कार में फोल्डिंग चेयर पर बैठा हुआ था कि कार के दहाने से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। कर्नल डेविड उसे देखकर चौंक पड़ा। ये रॉबिन था, मवासलाती इंचार्ज। रॉबिन, तुम क्यों आए? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। सर, 2 इत्तलाआत देनी है, रॉबिन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। 2 इत्तलाआत? क्या मतलब, कैसी इत्तलाआत? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा। एक तो ये कि पहाड़ी की चोटी और ऊपरी तरफ ब्लैक फाइटर्स ने बैटिंग कराई है और 2 घंटे पहले वो हेलीकॉप्टरों पर से आए हैं। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर कोई बड़ी सी बलून नुमा मशीन भी नस्ब कराई है, जिससे उनके मुताबिक रेस निकलती हैं और इन रेस के ज़रिए वो ना सिर्फ पूरे पहाड़ी इलाके बल्कि जंगल और उसके चारों तरफ का इलाका चेक करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कॉस्टम रेस की मशीनरी भी नस्ब कर दी है, ताकि जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुँचें वो इस पूरे इलाके पर कॉस्टम रेस फायर करके हम समेत सबको बेहोश कर दें और फिर खुद गैस मास्क पहनकर वो पाकिस्तानी एजेंटों को उठाकर थ्यूना में अपने सेंटर पर ले जाए और वहाँ उन्हें हला करके तिले ऐप सदर साहब के पास पेश कर सके। रॉबिन ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें ये तफसील कैसे मालूम हुई? कैप्टन कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने पहाड़ी के उकवी तरफ भी टेलीव्यू लगाया हुआ था, ताकि अगर पाकिस्तानी एजेंट उकवी तरफ से आए तो उन्हें चेक किया जा सके। इस टेलीव्यू की वजह से ना सिर्फ मैंने ब्लैक फाइटर्स की आमद को स्क्रीन पर चेक किया, बल्कि मैंने उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन ली। अभी कर्नल गॉस्टा नहीं आएगा, वो कल सुबह आएंगे, रॉबिन ने जवाब देते हुए कहा। तो ये इस तरह कर्नल डेविड के मुंह से इसका शिकार छीनना चाहते हैं। मैं उनका पहले ही खात्मा कर दूंगा, कर्नल डेविड ने कहा, जबकि रॉबिन खामोश खड़ा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
बताओ दूसरी इत्ला क्या है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कर्नल डेविड ने कहा, जनाब आपके हुक्म पर मैंने सुपर मशीनरी के जरिए लेबॉर्ट्री की फ़ोन कॉलें चेक करने का इंतज़ाम किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले थ्यूना से एक औरत जिसने अपना नाम सार्कनी बनाया है, लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लॉर्डना को कॉल किया है। मैंने ये कॉल टेप कर ली है, आप सुन ले। रॉबी ने कहा, क्या है इस कॉल में, ज़बानी बताओ। कर्नल डेविड ने कहा, जनाब ये औरत सार्कनी एक हफ्ते के लिए लेबॉर्ट्री में रहने के लिए आ रही है। रॉबी ने जवाब देते हुए कहा तो कर्नल डेविड पे इख्तियार उछल पड़ा। लेबॉर्ट्री में आ रही है, मगर वो कैसे? लेबॉर्ट्री में तो इमरजेंसी नाफिस है, वो कैसे लेबॉर्ट्री में जा सकती है? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब जंगल के शुमाली तरफ 400 गज के फासले पर कोई पुराना मुअब्बिद है जिसे खुफिया रास्ता लेबॉर्ट्री के अंदर जाता है। ये औरत रात 8 बजे वहां पहुंचेगी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर से रास्ता खोल देगा और वो औरत बाहर से रास्ता खोलने की टेक्निक जानती है और इस तरह वो अंदर चली जाएगी। रॉबी ने जवाब देते हुए कहा, ये औरत कौन है और क्यों इन हालात में लेबॉर्ट्री में जा रही है? क्या वो साइंसदान है? कर्नल डेविड ने कहा, नो सर, वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लॉर्डना की गर्लफ्रेंड है। रॉबी ने जवाब दिया, क्या ये प्रोग्राम पहले से तयशुदा था या अचानक बनाया गया है? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा, अचानक बनाया गया है। रॉबी ने जवाब दिया, ओह, फिर ये औरत नहीं बोल रही थी बल्कि उसकी जगह वो शैतान इमरान बोल रहा था। वेरी बैड। कर्नल डेविड ने यखलख्त उठ खड़े होते हुए कहा, नहीं जनाब, वो औरत बोल रही थी वरना लाडना फौरन दूसरी आवाज़ पहचान जाता। रॉबी ने कहा, नॉनसेंस, अहमक, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें GP5 में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो शैतान क्या कुछ कर सकता है। वो चाहे तो मेरी आवाज़ में भी बात कर सकता है और तुम कभी पहचान ना सकोगे। नॉनसेंस, फौरन मेरे साथ चलो, हमें इस जगह की चेकिंग करनी है। कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा और तेज़ी से गार की तहाने की तरफ बढ़ गया। रॉबिन होंठ भींचे उसके पीछे था। वो दोनों करीब ही एक बड़ी गार में दाखिल हो गए जहां 4 मशीनें मौजूद थीं। इनकी स्क्रीनें रोशन थी और हर मशीन के सामने एक एक आदमी मौजूद था। यह औरत कहां से बोल रही थी, मालूम करो। कर्नल डेविड ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यस सर। रॉबी ने कहा और एक मशीन की तरफ बढ़कर उसने इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया और फिर स्क्रीन पर थ्यूना का नक्शा उभर आया। उसके साथ ही एक सुर्ख रंग का नुक्ता तेजी से स्क्रीन पर हरकत करता हुआ दिखाई देने लगा। चंद लम्हों बाद वो नुक्ता एक जगह पर रुककर जलने बुझने लगा। मेरी प्लाजा, फ्लैट नंबर 808 जनाब। रॉबी ने स्क्रीन को गौर से देखते हुए कहा, सेंटर में तुम्हारा आदमी मौजूद है? कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। रॉबी ने जवाब दिया, उससे कॉल करके कहो कि वो फौरन इस फ्लैट पर पहुंचे और वहां के बारे में रिपोर्ट दे। कर्नल डेविड ने कहा तो रॉबी ने मेज पर से मौजूद ट्रांसमीटर उठाकर इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसका बटन ऑन कर दिया। फिर उसने थ्यूना सेंटर में मौजूद अपने आदमी को कॉल करके इस फ्लैट पर पहुंचने और वहां के बारे में ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देने के अहकामात दिए। कितनी देर में पहुंचेगा ये वहां? कर्नल डेविड ने कहा, जनाब 20 घंटा तो बहरहाल लग ही जाएगा। रॉबी ने कहा, ठीक है, जब कॉल आए तो मेरे पास आ जाना। कर्नल डेविड ने उठते हुए कहा, यस सर। रॉबी ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस गार में पहुंच गया जहां उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। इस कर्नल गॉस्टा को कोई सबक सिखाना पड़ेगा, यह अब मुझसे उड़ने लगा है। नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही वो इस तरह उछला जैसे अचानक से कोई ख्याल आ गया हो। ओह, वो तो पाकिस्तानी एजेंटों की जली हुई हड्डियां लेकर तिले ऐब किया था। फिर कर्नल डेविड ने दोबारा बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो होंठ भींचते बैठा रहा। तकरीबन 20 घंटे बाद रॉबिन हाथ में ट्रांसमीटर पकड़े अंदर दाखिल हुआ और उसने ट्रांसमीटर कर्नल डेविड की तरफ बढ़ा दिया। कॉल है जनाब। रॉबी ने कहा तो कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर लेकर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, ओवर। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, जनाब मैरी प्लाजा के फ्लैट नंबर 808 से बोल रहा हूँ। ये फ्लैट मिस सार्कनी के नाम पर है, लेकिन जब मैं फ्लैट पर पहुँचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जब दरवाज़ा जोर से दबाया तो वो खुल गया। फ्लैट खाली था, लेकिन जब मैंने मखसूस अंदाज में उसकी तलाशी ली तो मिस सार्कनी की लाश एक बड़ी अलमारी में पड़ी हुई मिली और ये दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मिस सार्कनी की लाश है? क्या तुम पहले से उसे जानते थे? ओवर। कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा,
सर, कमरे में मिस आर्कनी की बड़ी सी तस्वीर मौजूद थी। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कब हलाक हुई है वो? ओवर, कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब, उसकी लाश की हालत बता रही है कि उससे हलाक हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। वहां से मालूमात हासिल करके इस फ्लैट में कौन गया था और मुझे फौरन दोबारा कॉल करो। ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। देखा तुमने रॉबिन, इस औरत को हलाक कर दिया गया है। अब इसकी जगह पाकिस्तानी एजेंट वहां पहुंचेंगे और फिर वो लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाएंगे और हम यहाँ बैठे मक्खियां मारते रह जाएंगे। देखी तुमने इन शैतानों की कार्रवाई? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, वाकई ही ये लोग शैतान हैं सर। रॉबिन ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा। अब हम इनके गिर्द इस अंदाज में घेरा डालना है कि ना ही लेबॉर्ट्री वालों को इसका इल्म हो सके, ना ही ब्लैक फाइटर्स को इसका इल्म हो सके। कैप्टन रोसला को बुलाओ, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, रॉबिन ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान कैप्टन अंदर दाखिल हुआ। उसने मौतबाना अंदाज में सलाम किया। उसके पीछे रॉबिन भी था। रॉबिन, तुम जा सकते हो, लेकिन सुनो, अगर ये बात आउट हुई तो तुम्हें मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। ऐसा नहीं होगा सर, रॉबिन ने सर झुकाते हुए कहा और मुड़कर गार से बाहर चला गया। बैठो कैप्टन रोसला, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रोसला सामने मौजूद फोल्डिंग चेयर पर मौतबाना अंदाज में बैठ गया। जंगल की शुमाली सिमत में 400 गज के फासले पर एक पुराना मुअब्बत है। इस मुअब्बत से लेबॉर्ट्री का खुफिया रास्ता जाता है और आज रात 8 बजे पाकिस्तानी एजेंट वहां पहुंच रहे हैं और हमने उन्हें गिरफ्तार करना है। कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रोसला के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। Like, comment, share, press the bell icon.